मीडिया जिसे हम हमेशा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, लेकिन आज यह स्तंभ कुछ डगमगा सा गया है। जिन्होंने मीडिया को ही खरीद लिया, जो चौथा स्तंभ माना चाहता था डेमोक्रेसी का, जो फोर्थ पिलर जिसपे मजबूती थी, जो जनता अगर प्रोटेस्ट करे सड़कों पे बैठा उसे सवाल करे कि क्यों दुखी हो भाई। मीडिया जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और इन सबका कारण है पैसा। आजकल के न्यूज चैनल सच दिखाने के लिए नहीं बल्कि पैसा और पावर के लिए डिबेट करते हैं। दोस्तों सोचो, देश का किसान फसल बेचकर भी कर्जे में डूबा हुआ है, हॉस्पिटल्स में बेड्स और दवाई की कमी है, स्कूल में टीचर्स की कमी है, पर आपको प्राइम टाइम पर क्या दिखाई देता है? अर्नब गोस्वामी के स्टूडियो में चिल्लम चिल्ली। Why can't you stand up for Jana Gana Mana? Why can't you stand up for Jana Gana Mana? Why does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? See the entire Rotary. नेशन वॉन्ट्स टू नो, पर असल में नेशन को क्या जानने की जरूरत है? वह कभी अर्नब गोस्वामी के स्टूडियो में दिखाया ही नहीं गया दोस्तों। और अर्नब क्यों, रजत शर्मा को ही ले लो, जो आपकी अदालत में एक टाइम पर नेताओं से सीधा सीधा करप्शन का सवाल करते थे, और वही रजत शर्मा जब सीधा सरकार के क्लोज हो गए तो उनके सवाल भी सॉफ्ट हो गए दोस्तों। फिर आते हैं सुधीर चौधरी, जो 2012 के CWG और 2G स्कैम के टाइम पर कांग्रेस को सीधा एक्सपोज करने वाले लीडिंग एंकर, और जैसे ही सरकार बदली वही सुधीर DNA में नेशनलिज्म और मंदिर मस्जिद पर प्राइम टाइम करने लगे। आज उनके इन्फ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र ढूंढने से नहीं मिलता। राविश कुमार इसका उल्टा एग्जाम्पल है। उन्होंने ओपनली कहा था कि न्यूज रूम में प्रेशर है। उन्होंने कहा कि एड्स बंद हो रहे हैं और वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसीलिए उन्होंने NDTV छोड़ दिया। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूँ, अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से NDTV की बात करूँगा। मतलब कि प्रेशर सब पर है, कुछ लोग झुक जाते हैं और कुछ लोग सिस्टम छोड़कर भाग जाते हैं। अभी के टाइम पर एग्जाम्पल ले लो अंजना ओम कश्यप का। उनकी प्राइम टाइम डिबेट्स एक ही तरफ सेट होती हैं, लेकिन जब असली इशू बिजली, पेट्रोल, बेरोजगारी पर सवाल उठते हैं तो वो 1 मिनट में स्किप कर देती हैं। मतलब कि दोस्तों एक लाइन में समझ लो, मीडिया गोदी मीडिया नहीं बल्कि पैसों की मीडिया है। जिस साइड से पैसा और एड्स आएंगे, जो पावर और प्रेशर डालेगी, मीडिया उसी लाइन पर चलेगी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री और एवोल्यूशन के बारे में। यह कोई नई बात नहीं है। जब इंडिपेंडेंस के समय मीडिया ने आवाज उठाई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, केसरी, यंग इंडिया, हरिजन, यह अखबार जगाते थे उस टाइम पर जनता को। इमरजेंसी 1975 में जब इंदिरा गांधी ने सेंसरशिप लगाई, तब भी दोस्तों मीडिया को बंद करने की कोशिश करी गई थी। यानी सिस्टम हमेशा मीडिया पर कंट्रोल चाहता है। लेकिन आज का डिफरेंस यह है कि सेंसरशिप ओपनली नहीं होती बल्कि इनडायरेक्टली होती है, एड्स रोककर या कॉर्पोरेट प्रेशर से या एंकर को पलटकर। अब बात करते हैं 2014 की। 2014 में मीडिया का लैंडस्केप और ज्यादा बढ़ गया। जब ग्राउंड लेवल पर आम आदमी ATM की लाइन में खड़ा था, तब टीवी पर सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी का जश्न चल रहा था। कोविड के टाइम पर माइग्रेंट मजदूर रास्ते में मर रहे थे तो प्राइम टाइम पर थाली बजाओ और दिया जलाओ की कवरेज चल रही थी। अब बात करते हैं मीडिया TRP और एड मॉडल की। TRP जो कि डिसाइड करता है कि पूरे देश का न्यूज एजेंडा क्या होना चाहिए। TRP के लिए मसाला चाहिए, जैसे हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान और बॉलीवुड ड्रग। बल्कि इन सब को हटाओ और एक एग्जाम्पल ले लो, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस। पूरे 3 महीने तक हर कोई मीडिया चैनल उसी केस पर TRP लूट रहा था। अब बात करते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट और पुलिस नेक्सस के बारे में। सीधा सिद्धांत है, मीडिया को चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा आता है कॉर्पोरेट से। अडानी ने NDTV को एक्वायर किया, मतलब कि करप्ट के हाथ में रिमोट है और करप्ट जो कि सरकार से जुड़े होते हैं। सिंपल दोस्तों। अब बात करते हैं एक सबसे बड़े मिथ के बारे में, जो है गोदी मीडिया। दोस्तों लोग कहते हैं कि मीडिया गोदी मीडिया है, लेकिन असल में मीडिया किसी पार्टी की गोद में नहीं बल्कि पैसों की गोद में है। कांग्रेस के टाइम पर भी पेड न्यूज होती थी और BJP के टाइम पर भी नैरेटिव कंट्रोल होता है। सिंपल रूल, पावर जिसके पास होती है मीडिया उसी लाइन पर चलती है, क्योंकि उन्हीं लोगों से पैसा और सर्वाइवल जुड़े होते हैं।
कुछ ऐसे मुद्दे जिन्हें बहुत ज्यादा इग्नोर करा गया है, जैसे नंबर 1 बेरोजगारी डिबेट। भारत में बेरोजगारी का लेवल 45 साल से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। भारत का करोड़ों नौजवान रोजगार के लिए स्ट्रगल करता रहता है, लेकिन जब न्यूज चैनल्स पर डिबेट चलती हैं तो असली सवाल क्या होता है? इंडिया और पाकिस्तान यानी रोजगार के सवाल को ढक दिया जाता है। नंबर 2 फार्मर प्रोटेस्ट एंड लेबलिंग। जब किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तब 700 से ज्यादा किसानों ने जान गंवाई थी। इसके बावजूद कई मीडिया हाउसेज ने उन्हें खालिस्तानी कहकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। मतलब जहां सच्चा मुद्दा था किसानों की मांगे और उनकी मजबूरी, वहां उन्हें एक नेगेटिव टैग दे दिया। कोविड यानी लॉकडाउन के दौरान करोड़ों मजदूर शहर से अपने गांव पैदल चले गए। यह तस्वीरें भारत की सबसे बड़ी ह्यूमन क्राइसिस में से एक थी, लेकिन मीडिया काफी हद तक ग्राउंड रियलिटी कवर करने में फेल रहा। वहां न्यूज चैनल्स प्राइम टाइम पर उनकी कहानी दिखाने की बजाय टॉपिक्स चुन रहे थे। नंबर 4 मणिपुर वायलेंस। 2023 में महीने भर मणिपुर में दंगे और हिंसा चलती रही। पूरा मणिपुर स्टेट जल रहा था। लोग घर छोड़कर रिफ्यूज कैंप्स में जा रहे थे, लेकिन नेशनल प्राइम टाइम्स न्यूज चैनल ने या तो इनको छोटी कवरेज दी या फिर इनको इग्नोर किया। इस स्ट्रेटेजी को नेशनल नैरेटिव में जगह नहीं दी इस भूखी मीडिया ने। नंबर 5 स्टूडेंट्स और पेपर लीक। एसएससी, यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम बार बार लीक हो रहे थे। करोड़ों स्टूडेंट्स की जिंदगी डायरेक्टली अफेक्टिव होती है। इसको लेकर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में स्टूडेंट्स के इशू पर कोई हार्डली कवरेज नहीं। युवा ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो कि देश का फ्यूचर है, उसकी आवाज के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। दोस्तों अगर मीडिया चाहे तो क्या कर सकती है फॉर देश एंड युवा? नंबर 1 रोजगार को नेशनल डिबेट्स बनाए। हर रोज न्यूज चैनल्स प्राइम टाइम पर जॉब का डैशबोर्ड हो, कौन से स्टेट में कितनी नौकरी है, कितनी पूरी हुई और कितनी पेंडिंग है। अगर मीडिया जॉब्स को टीआरपी बना दे तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि वो युवा के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। नंबर 2 रियल कवरेज ऑफ एग्जाम एंड एजुकेशन। एसएससी, यूपीएससी, नीट जैसे एग्जाम में पेपर लीक के करप्शन को एक्सपोज करना। ग्राउंड रिपोर्टर्स स्कूल्स कॉलेज से रियल प्रॉब्लम्स को दिखाएं। स्कूल्स और कॉलेज में टीचर्स की कमी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट्स के स्ट्रगल। अगर इंडियन मीडिया प्रेशर डाले तो एजुकेशन माफिया खुद डर जाएगा। नंबर 3 फार्मर्स और मजदूर्स की आवाज उठाना। गांव के मुद्दों पर वीकली शोज बनाएं, जैसे मंडी रेट, क्रॉप इंश्योरेंस और फर्टिलाइजर के दाम। जब तक इंडिया की मीडिया इसे हेडलाइन नहीं बनाएगी तब तक गांव की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी। नंबर 4 स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया को हाईलाइट करना। देश के नए एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर और टेक आइडिया को शोकेस करें। मीडिया अगर अपने प्लेटफॉर्म पे यूथ लीड स्टार्टअप को प्रमोट करे तो एक पॉजिटिव टीआरपी मॉडल तैयार हो सकता है। नंबर 5 डिजिटल भारत और करप्शन एक्सपोज। आरटीआई रिपोर्ट्स, सीएजी ऑडिट और ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन को दिखाकर करप्शन को एक्सपोज करना। सिर्फ स्कैम्स को एक्सपोज ना करें बल्कि उसे डिटेल में समझाएं ताकि यूथ समझे कि पैसा आखिर जा कहां रहा है। नंबर 6 हेल्थ केयर और एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी बनाना। हॉस्पिटल्स की ग्राउंड रियलिटी, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और पॉल्यूशन के इफेक्ट, इन सब मुद्दों पर एक डीप कवरेज हो। 2014 में आई हुई पैंडेमिक ने सिखा दिया था कि हेल्थ को इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है। नंबर 7 यूथ लीडर और इनोवेटर को स्टेज देना। न्यूज एंकर्स नेता वर्सेस नेता की लड़ाई नहीं करवाएं। अगर मीडिया चाहे तो 18 से 30 ग्रुप एज के यूथ लीडर और इनोवेटर को उनका प्लेटफॉर्म देकर उनकी आवाज को नेशनल लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। अगर देश की मीडिया चाहे तो आज के यूथ को फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन से एक इम्प्रूव्ड जनरेशन बना सकती है। तो दोस्तों आपका इस पे क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।